आज मैं गुप्ता गुप्ता का हाईवे इंजीनियरिंग का 101 नंबर क्वेश्चन से करूंगा डिस्कशन। 101 नंबर क्या पूछ रहा है? द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल हुज लिक्विड लिमिट आपका दिया हुआ है 40 एंड प्लास्टिक इंडेक्स दिया हुआ है। द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन इज 35। तो आपको क्या पूछ रहा है? आपका ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला क्या हो जाता है? 0.2 ए प्लस 0.005 ए सी प्लस 0.01 बी डी। आपका ये है। तो आपका लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 40%, प्लास्टिक इंडेक्स 10% एंड पासिंग परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 35%। तो आपका जो ए हो जाता है, ए भी जो निकालने का तरीका है, तो आप याद रखना 35 15 40 10। तो आपका पासिंग माइनस 35, पासिंग माइनस 15, और आपका हो जाएगा। अब सी के बराबर, सी किसके बराबर हो जाएगा? लिक्विड लिमिट माइनस 40 और प्लास्टिक इंडेक्स माइनस 10। ए आपका ए हो गया, ए बी हो गया, ए आपका सी हो गया, ए डी हो गया। आप इसको रख के सारा वैल्यू सॉल्व करके आप इसमें ग्रुप इंडेक्स के फार्मूले में डाल दो। तो आपका जो सॉल्व करके आ रहा है ग्रुप इंडेक्स 0 आ रहा है। आपका ग्रुप इंडेक्स 0 आ रहा है, तो आपका 0 आ जाएगा। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आप फार्मूले रिमेम्बर कर लो, आपको क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेवमेंट इज नोन है। आपका बॉटम लेयर आपका क्या कहलाता है? सबसे जो बॉटम मोस्ट में होता है उसको सबग्रेड कहते हैं। आपका सबसे बॉटम में होता है जो मिट्टी का होता है, वो आपका सबग्रेड कहलाता है। उसके बाद आपका ये सब बेस होता है, सब बेस। उसके बाद क्या होता है? बेस कोर्स। उसके बाद क्या होता है? बाइंडर कोर्स, सरफेस कोर्स, एक ही हो गया था। सरफेस कोर्स होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे ऊपर में क्या होता है? सब सरफेस कोर्स। सबसे नीचे क्या होता है? सब ग्रेड। नेक्स्ट वन, द फ्लैगजेबल पेवमेंट। आपका जो फ्लैगजेबल पेवमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हील लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हील लोड कैसे करता है आपका? जो फ्लैगजेबल पेमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हील लोड कैसे करेगा? थ्रू सेट ऑफ द लेयर ऑफ द सब ग्रेड। ऐसे करेगा, आपका सेट ऑफ द लेयर करेगा। थ्रू ग्रेन एक्शन करता है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्लैगजेबल पेमेंट में आपका लोड। तो क्या होगा? थ्रू द सेट ऑफ द लेयर ऑफ द सब ग्रेड। आपका सब ग्रेड आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर होता है डिस्ट्रीब्यूट। सी इज द राइट ऑप्शन। आपका फ्लैगजेबल पेमेंट में डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द व्हील लोड कैसे होता है? थ्रू द सेट ऑफ द लेयर टू सबग्रेड। सेट ऑफ द लेयर थ्रू जाता है, डायरेक्ट सबग्रेड में चला जाता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होते होते। नेक्स्ट वन, कुछ ऐसा होता है ना, प्रेशर यहाँ पे अगर लोड आ रहा है व्हील का, तो कुछ सेट ऑफ द लेयर होते हुए आपका सबग्रेड तक चला जाता है डिस्ट्रीब्यूट होते हुए। नेक्स्ट नंबर, the number of repetition which the pavement thickness designed for given wheel load should be able to support during the life of the pavement। आपका कितना के लिए हो जाएगा? आपका 10⁶ के लिए हो जाएगा। नंबर ऑफ द रिपीटिशन which the thickness pavement thickness designed for given wheel load should be able to support during the life of the pavement। आपका नंबर ऑफ रिपीटिशन कितना के लिए अलाउ होता है? डिजाइन लाइफ होता है आपका 10⁶ रिपीटिशन के लिए होता है। ग्रुप इंडेक्स क्या होता है? ग्रुप इंडेक्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ द डिजाइन ऑफ द फ्लैगजेबल पेवमेंट। ग्रुप क्या होता है? आपका ये ग्रुप इंडेक्स जो फार्मूला दिया गया है फॉर डिजाइन फॉर फ्लैगजेबल पेवमेंट, वो किस पर्पज है? क्या कौन सा इक्वेशन है? इंपेरिकल मेथड है। इंपेरिकल एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके बेस पे करते हैं। ऑन द बेस्ड ऑन द क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबग्रेड सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबग्रेड सॉइल वो कितना है? मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी करने का मतलब क्या हो रहा है? 75 माइक्रोन सीम से कितना पासिंग है, उसका लिक्विड लिमिट कितना है, उसका प्लास्टिक इंडेक्स कितना है, उस बेसिस पे डिपेंड कर रहा है आपका ग्रुप इंडेक्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है आप सब ग्रेड का सॉइल का। इंपेरिकल मेथड है।
जो ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला है वो इंपेरिकल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इंपेरिकल मेथड बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबग्रिड सॉइल। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट करना आपको करेक्ट स्टेटमेंट। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स क्या होता है? 0 और 20 होता है आपका ग्रुप इंडेक्स का। 0 फॉर गुड गुड सब ग्रेड होगा और 20 वेरी पुअर के लिए होगा। ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सब ग्रेड 5 to 9 कह रहा है, तो 5 to 9 सब ग्रेड 10 to सब ग्रेड बेस के लिए ग्रुप इंडेक्स 5 to 9 किस कैटेगरिया में आएगा? आपका अगर 0 है तो एक्सेलेंट कैटेगरिया का है आपका सब ग्रेड सॉइल। आपका इसमें जो कैटेगरिया है वो गंदा दिया हुआ है, सही कैटेगरिया नहीं है। आपका ए होता है, दिया है क्या, ए ऐसे था कुछ, 0 to 1 ये गुड हो जाएगा और 2 to 4 फेयर हो जाएगा और आपका 5 to 9 पुअर हो जाएगा, 10 to 20 वेरी पुअर हो जाएगा। तो 7 to आपका क्या कर रहा था, 5 to 7 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 5 to 9 आपका किस कैटेगरिया में लाई करता है? पुअर कैटेगरिया में। आप इसे डाटा को रिमेम्बर कर लेना। आपका 5 to 9 इस कैटेगरिया में लाई कर रहा है, तो आपका क्या हो गया है, पुअर वाला हो जाएगा। द टायर प्रेशर इन्फ्लुएंस द टायर प्रेशर आपका क्या इन्फ्लुएंस करेगा? क्वालिटी ऑफ द सब सरफेस कोर्स। आपका सरफेस कोर्स के क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा क्वालिटी को। टायर प्रेशर आप क्या इन्फ्लुएंस करेगा, क्वालिटी ऑफ द सरफेस कोर्स को सर इन्फ्लुएंस करेगा टायर प्रेशर। नेक्स्ट वन, रिजिडिटी फैक्टर व्हेन टायर प्रेशर ग्रेटर देन आपका 7 है, 7 kg पर सेंटीमीटर है, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपका रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है? रिजिडिटी फैक्टर हो जाता है कॉन्टेक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर। अगर आपका रिजिडिटी फैक्टर आपका रिजिडिटी फैक्टर इफ द टायर प्रेशर इज इतना, आपका रिजिडिटी फैक्टर 1 होगा, देन टायर प्रेशर क्या होगा? टायर प्रेशर आपका जब 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका रिजिडिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपका टायर प्रेशर अगर लो हो रहा है, 7 से अगर कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा रिजिडिटी फैक्टर। अगर टायर प्रेशर, सीधा सीधी बात रखना, अगर 1 कब होगा, जब 7 7 दोनों होगा। अगर मान लो कॉन्टेक्ट प्रेशर फिक्स है 7, तो टायर प्रेशर आपका क्या होगा, टायर प्रेशर आपका बढ़ेगा तो रिजिडिटी फैक्टर लेस देन 1 होगा। टायर प्रेशर अगर घटेगा तो ओवरऑल तो बढ़ेगा, तो रिजिडिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। ये सिंपल बात है। तो कह रहा है टायर प्रेशर आपका ग्रेटर देन 7 है, तो ग्रेटर देन 7 है तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, ये अगर बढ़ गया है तो रिजिडिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, ओवरऑल घट जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डुअल व्हील असेंबली पी, इफ पी इज इक्वल टू ईच व्हील लोड, पी आपका व्हील लोड है एंड एस इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन डुअल व्हील एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बाल ऑफ द व्हील, देन आपका क्या हो जाएगा? आपका दिया है सॉल्यूशन में, नहीं दिया, तो आपका कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका 2 टायर है, कुछ ऐसा टायर होगा, एक टायर हो गया, सिंपल, इतना कंफ्यूजिंग टायर नहीं बनाते हैं, सिंपल टायर बनाते हैं। आपका कुछ ऐसा टायर है, एक टायर और ये दूसरा टायर, तो कह रहा है आपका टायर बाल से बाल का दूरी क्या है, डी है, और सेंटर टू सेंटर टायर का डिस्टेंस क्या है, एस है। जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है, एक आपका S/2 हो गया और एक 2D, ये आपका D/2 हो गया, आपका ये डिस्टेंस D/2 हो गया, ये D/2 और ये आपका हो गया 2S। तो D/2 पे जो प्रेशर होगा P होगा और 2S पे जो प्रेशर होगा 2P के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, यही पूछ रहा था।
क्या बोल रहा है, टोटल स्ट्रेस ड्यू टू डुअल व्हील एट एनी डेप्थ ग्रेटर देन 2s। आपका ग्रेटर देन 2s के लिए आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड आपका 2p हो जाएगा। मैंने बता चुका हूँ, जो 2s डेप्थ पे अगर ग्रेटर हो रहा है तो इक्विवेलेंट व्हील लोड, इसको इक्विवेलेंट व्हील लोड बोलते हैं। ये तो आपका पीपी प्रेशर आ रहा है व्हील से, तो जो इक्विवेलेंट व्हील लोड होगा ना 2s डिस्टेंस पे, वो आपका क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। और d/2 डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा इक्विवेलेंट व्हील लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ड्रॉबैक ऑफ द सीबीआर मेथड, दैट इज सीबीआर मेथड का आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेसिस्टेंस वैल्यू का आपका मेथड का आपका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, given total thickness which remains same is irrespective of the quality of the material used in their component of the length। जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेसिस्टेंस मेथड है वो आपका क्या करता है, जो थिकनेस ऑफ द सबग्रेड मटेरियल देता है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल वो आपका टाइप ऑफ मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता है, वो एज ओवरऑल थिकनेस दे देता है। वो टाइप ऑफ मटेरियल को, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल को नहीं कंसीडर करता है। ये उसका ड्रॉबैक है सीबीआर मेथड का, ये आप याद रख लेना। सीबीआर मेथड का ड्रॉबैक है कि और टोटल थिकनेस जो देता है रिमेन सेम, वो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एंड देयर कंपोनेंट ऑफ द लेयर नहीं यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को एल से डिनोट करते हैं, तो एल का जो फार्मूला है EHQ/12K1 - μ² टू दी पावर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी हाँ सही है, टू दी पावर 1/4 आपका ये हो जाएगा। तो आपका ये कौन ऑप्शन में, EHQ/12K1 - μ²⁴ ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके फार्मूले को ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्रिटिकल लोड पोजीशन इन रिजिड पेमेंट डिजाइन टेकन है। आपका रिजिड पेमेंट का जो डिजाइन करते हैं उसमें क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन क्या है, या तो इंटीरियर पे होगा, एज पे होगा, कॉर्नर लोडिंग में। आपका ये सभी क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन है। आप एज पे चेक करोगे, इंटीरियर में चेक करोगे, कॉर्नर पे चेक करोगे। फॉर क्रिटिकल लोड कम पोजीशन के लिए आप रिजिड पेमेंट में ये सब कंडीशन पे चेक करोगे कि किस कंडीशन में आपका जो लो, आपका जो है स्ट्रेस मैक्सिमम डेवलप हो रहा है, डी राइट हो जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन 30 सेंटीमीटर देन इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेसिस्टिंग सेक्शन। आपका पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेसिस्टिंग सेक्शन। क्वेश्चन में क्या था, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 सेंटीमीटर देन इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द सेक्शन। आपका इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द सेक्शन, तो आपका रेडियस ए दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, स्लैब थिकनेस आपका क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, देन इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला होता है 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस क्या 0.675 एच। इफ ए इज क्या हो जाएगा लेस देन कितना 1.7 बी एच। अदरवाइज अगर आपका अगर ये एक क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई करेगा तो आपका जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो आ रहा है ए बाई एच का रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, नॉट ग्रेटर देन सॉरी 2 आ रहा है, जो कि क्या है ग्रेटर देन हो गया आपका 1.724 से। तो देन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सेक्शन आपका डायरेक्ट ए हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। अगर एक क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई करता है तो जो आपका पहले दिया हुआ था वही थिकनेस हो जाएगा, सॉरी आपका रेडियस रिलेटिव रेडियस हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेसिस्टिंग सेक्शन। आपका क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई किया तो आपका जो ए के बराबर हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में। यहाँ पे समथिंग आर मिसिंग है, आपका एच का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है वाले बुक में आपका दिया हुआ है
कितना नंबर क्वेश्चन था? 141। थिकनेस आपका न्यू वाले बुक में दिया हुआ है आपका कितना, एच इक्वल टू दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। वहां से आप सॉल्व कर लेना, देख लेना सारा क्राइटेरिया, ये उसी का क्राइटेरिया डिफाइंड है। आपका क्या है, आप ये क्या है, ए वाई आपका यहाँ से करोगे तो एच का जो रेशियो है लेस देन, अगर 1.724 से आता है, कम आता है तो आपका ये वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करना होगा। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रिक सेक्शन क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा अगर ये क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई करता है तो। नेक्स्ट वन, the critical combination of stress for a corner region of the cement concrete road। आपका क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बताना है कॉर्नर रीजन के लिए, तो कॉर्नर में सिर्फ क्या आता है आपका, जो कॉर्नर किसको बोलता है, आपका कुछ ऐसा रोड है तो ए आपका इंटीरियर हो गया, ए आपका एज हो गया, ए कॉर्नर हो गया, और ए आपका क्या हो गया, एज हो गया, ये सभी क्या हो गया कॉर्नर रीजन। किसके लिए पूछ रहा है, कॉर्नर रीजन के लिए, इसके लिए पूछ रहा है क्रिटिकल स्ट्रेस कॉम्बिनेशन। तो लोड स्ट्रेस और वार्पिंग स्ट्रेस तो सब जगह आएगा, और जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है वो कॉर्नर पे नहीं आता, तो आपका ये कॉम्बिनेशन आपका सही हो जाएगा। लोड स्ट्रेस कॉर्नर पे क्या क्या आ जाएगा, लोड स्ट्रेस और वार्पिंग स्ट्रेस आ जाएगा, सिंपल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाई बार इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट आर एट, टाई बार कहाँ पे प्रोवाइड करते हो आप, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स में प्रोवाइड करते हो। जो आपका रोड है, कुछ अगर आपका रोड का लंबाई सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो आप लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट प्रोवाइड करते हो। अगर ट्रैफिक एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आप बीच में क्या करते हो, एक लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट प्रोवाइड करते हो, इसमें क्या करते हो, टाई बार प्रोवाइड करते हो, ऐसे 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 ऐसे। तो टाई बार प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में। टाई बार का क्या काम है, वो दोनों स्लैब को आपस में होल्ड करके रखना, एक दूसरे को जोड़ के रखना, एक पोजीशन पर होल्ड करके रखना। टाई बार कोई लोड या बेंडिंग मोमेंट वगैरह ट्रांसफर नहीं करता, ये बात याद रख लेना। टाई बार कोई भी बेंडिंग मोमेंट या शियर स्ट्रेस या लोड कुछ नहीं ट्रांसफर करता, सिर्फ दोनों स्लैब को ऊपर एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, टाई बार का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट। जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का इन रिजिड पेमेंट में क्या है, लगभग यह है आपका 4.5 मीटर। जो मैक्सिमम स्पेसिंग है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का वो कितना है, 4.5 मीटर। maximum spacing of the contraction joint in rigid pavement 4.5 because IRC spacing L should be not greater than 4.5 मीटर। समझे, 4.5 से ज्यादा नहीं देते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग है जो IRC रिकमेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच का, वो 4.5 मीटर है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द एक्सपेंशन जॉइंट जो रिजिड पेवमेंट का बताता है वो क्या है, आपका जो मैक्सिमम स्पेसिंग जो एक्सपेंशन जॉइंट का है वो 2.5 सेंटीमीटर बोल लो या 25 mm बोल लो, 25 mm बोल लो। मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट आपका क्या है, 25 mm। और जो स्पेसिंग बिटवीन, ये स्पेसिंग तो एक यहाँ पे अगर स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम विथ है जो एक्सपेंशन जॉइंट का, जिसमें आपका डॉवेल वार लगा होता है, उसका क्या है स्पेसिंग 25 mm। 25 mm मैक्सिमम है, नॉट ग्रेटर देन 25। और जो स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट, जो स्लैब का लेंथ है और उसके बाद एक एक्सपेंशन जॉइंट होगा, फिर इधर स्लैब होगा, तो जो मैक्सिमम एल होगा स्लैब का जो लेंथ होगा स्पेसिंग का, वो एल शुड बी नॉट ग्रेटर देन 140 मीटर, 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट है, स्पेसिंग बिटवीन। विड्थ ऑफ द एक्सपेंशन जॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट।
आपका फंक्शन क्या है, फ्री अलाउ फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए देते हैं कि आपका जो गर्मी का मौसम होगा तो आपका स्लैब क्या होगा, हीट होके एक्सपांड होगा। तो अगर आप एक्सपेंशन जॉइंट नहीं प्रोवाइड करते हो तो मे भी चांस है कि वो क्रैक आ जाए, बाहर कर जाए, कुछ भी हो जाएगा। तो क्या करेगा वो, एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर खाली कुछ जगह होगा तो स्लैब कुछ अपना गर्मी के दिन में अपना कुछ अपना यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा। तो उसको एक्सपांड करने के लिए, फ्री एक्सपांशन के लिए हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a traffic survey revealed in present average daily traffic of the commercial vehicle आपका 1000 दिया हुआ है। Annual rate of the growth is the found to be 8%. पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली इन 3 ईयर, 3 ईयर में कंप्लीट हो रहा है। लास्ट लास्ट ट्रैफिक काउंट द नंबर ऑफ द व्हीकल फॉर डिजाइन पेमेंट आर टेकन है। आपका 3 ईयर के बाद क्या कर रहा है, आपका जो 3 ईयर के बाद जो है कितना व्हीकल आप उस रोड पे होगा, तो सिंपल आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आप निकाल लो। जो आपका जो 3 ईयर के बाद होगा, जो प्रेजेंट में था, अब 1 प्लस जो रेट हो रहा है के पावर n, तो आपका जो है 3 ईयर के बाद जो आफ्टर डिजाइन, जिसके लिए डिजाइन कर रहे हो कि रोड बनने के बाद आपका कितना ट्रैफिक हो जाएगा, तो आप जिसके लिए डिजाइन कर रहे हो डिजाइन ट्रैफिक, डिजाइन ट्रैफिक आपका क्या हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो इनिशियल ट्रैफिक था 1000 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 0.8% बोल रहा है, तो परसेंट को जो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.08 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। आप इसको सम करोगे तो आपका जो है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, the fundamental factor in which in the selection of the payment type, आपका फंडामेंटल फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है जो पेमेंट का सिलेक्शन में मदद करता है, जो इफेक्ट करता है। हाँ, तो क्लाइमेटिक फैक्टर आपका दिया हुआ है, ट्रैफिक एंड टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक, आपका सब ग्रेड ऑफ द सॉइल एंड ड्रेनेज कंडीशन, एबिलिटी ऑफ द, आपका किस पर डिपेंड कर जाएगा कि आपका टाइप ऑफ द ट्रैफिक क्या है और इंटेंसिटी कितना है। मान लिया कि आपका कोई रोड है उस पर सिर्फ साइकिल चल रहा है, तो क्या जरूरत है कि हम बहुत मोटा थिकनेस वाला आपके बनाया रोड बनाए, हाँ? और नंबर ऑफ ट्रैफिक जा कितना जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो फंडामेंटल जो फैक्टर है, जो बेसिक फैक्टर है, वो क्या है पेमेंट सिलेक्शन का, आपका जो है टाइप, कौन सा टाइप का व्हीकल चल रहा है और कितना व्हीकल चल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक कितना है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट। हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए आपका मोस्ट सुटेबल मटेरियल होता है ग्रेनुअल सॉइल। मोस्ट सुटेबल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट ग्रेनुअल सॉइल। ग्रेनुअल सॉइल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो जो भी वाटर आएगा उसको ड्रेन आउट इजी कर देगा, इसलिए हाईवे में हम क्या ग्रेनुअल सॉइल को ही प्रिफर करते हैं। ये ड्रेन वाटर को ड्रेन करने में इजीली ड्रेन कर देता है। द मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ ए बिटुमिनस पेवमेंट रोड इज, किसी भी बिटुमिन पेवमेंट रोड के लिए मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी कितना होना चाहिए, आपका 1500 टन्स पर डे, टन्स में आता है। आपका 1500 टन्स पर डे जो मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी है वो बिटुमिनस पेवमेंट के लिए आपका 1000 टन्स पर डे। मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ द बिटुमिन पेवमेंट इज 1000 पर डे, आपका होगा 1500 पर डे, सॉरी, सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कंपैक्टिंग ऑफ द क्ले सॉइल। आपका क्ले सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए मोस्ट सुटेबल जो आपका इक्विपमेंट है वो कौन सा है, आपका हो जाएगा सी फुट रोलर। जो क्ले सॉइल के लिए आप कंपैक्ट करने के लिए सी फुट रोलर का यूज करते हैं।
सी फुट रोलर को क्या कंपैक्ट करने के लिए करते हैं? क्ले सॉइल के लिए। स्मूथ व्हील रोलर को किस लिए कंपैक्ट करने के लिए करते हैं? क्रॉस रॉक या ग्रेवल या सैंड के लिए स्मूथ व्हील रोलर को। प्यूमेटिक टायर रोलर से आप क्या कंपैक्ट करोगे? आपका सैंडी ग्रेवल एंड सिल्टी क्ले सॉइल इनफॉर्मली ग्रेडेड हो तब करेंगे हम प्यूमेटिक टाइप रोलर से। वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए करेंगे? कॉम्पैक्टिंग ऑफ द सैंड। आप तो सिंपल है, क्लेरी सॉइल को किस लिए करेंगे, किससे करेंगे? सी फुट रोलर से करेंगे कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट वन, द एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ and waterborne macadam road per meter with for 10 mm thickness है। तो एग्रीगेट कितना रिक्वायर्ड होगा? फॉर किसके लिए? 1 किलोमीटर लेंथ। तो वाटरबॉर्न मैकेडम पर मीटर विथ एंड थिकनेस आपका दिया हुआ, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर हुआ? आपका 1000 मीटर हुआ, इंटू कितना? पर मीटर विथ इंटू 10 mm थिकनेस। 10 mm थिकनेस हो गया, तो mm को क्या कन्वर्ट करोगे? मीटर में, तो 1000 से डिवाइड दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10 क्यूमेक आ जाएगा। तो 10 क्यूमेक आ गया। तो वॉल्यूम टोटल आपका चाहिए 10 क्यूमेक। आज जो नोट का आपका नोट में है, तो 20% वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू स्टोन डस्ट, सो टोटल एग्रीगेट रिक्वायर्ड आपका 12 हो जाएगा। 20% से बढ़ा के लिखना होता है, बताना होता है, क्योंकि उसमें स्टोन में क्या होता है? डस्ट वगैरह भी होता है। तो आपका जो एग्रीगेट का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका 20% से इंक्रीज कर देंगे वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ड्यू टू स्टोन डस्ट। टोटल वॉल्यूम आप इंक्रीज बाय आपका क्या कर देंगे? टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड 10 प्लस आपका 20% कर दो 10 का, तो 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, द कैम्बर शुड बी कैम्बर of the shoulder in water-borne macadam road is। जो कैम्बर ऑफ शोल्डर होता है इन वाटर-बोर्न मैकेडम, वो क्या होता है? इक्वल टू क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट। जो कैम्बर होता है इन कैम्बर ऑफ शोल्डर, कैम्बर ऑफ द शोल्डर इन वाटर-बोर्न मैकेडम रोड इक्वल टू क्या होता है? आपका क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट होता है। क्रॉस ऑफ द सोल, आप जब कैम्बर होता है वाटरबोर्न मैकेडम के केस में, वो क्या किसके बराबर होता है? क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट। क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट के बराबर होता है। ये इज द राइट ऑप्शन, इक्वल टू क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट इन वाटरबोर्न मैकेडम, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडर द बाइंडर नॉर्मली यूज इन फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है? बिटुमेन यूज करते हैं हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में। ये सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम। जब कोई हाईवे अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो उसमें रोलर से रोल करना जो चालू करते हैं, वो क्या करते हैं? हम साइड से रोला चालू करते हैं करना, साइड से करना चालू करते हैं, या साइड एंड प्रोसीड टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर करेंगे। दोनों ओर से साइड से करेंगे और सेंटर की ओर जाएंगे। ये आपका ए ऑप्शन इज राइट। साइड से स्टार्ट करेंगे और सेंटर की ओर जाएंगे रोल करते करते। पहले साइड में किए लॉकडाउन, फिर इसके बगल में किए, फिर सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं रोल करते करते धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर-बोर्न मैकेडम रोड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द फोर्स एग्रीगेट इज। जो आपका वाटर-बोर्न मैकेडम रोड है, वो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द फोर्स एग्रीगेट। आप फोर्स एग्रीगेट को जो स्प्रेड करते हो रोड पे कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसका सीक्वेंस क्या है पूछ रहा है। तो पहले क्या करते हैं हम? ड्राई रोलिंग करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्या करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीन करते हैं। पहले ड्राई रोलिंग कर दिए, उसके बाद स्क्रीन को वहाँ पर डाल दिए, फिर बेड रोलिंग किए, फिर पानी डाल के उसको रोलिंग कर दिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फिलर। सबसे लास्ट में क्या करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फिलर कर देते हैं इन वाटर बोर्ड मैकेडम के केस में। पहले ड्राई रोलिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? और स्क्रीन को अप्लाई करेंगे, स्क्रीनर को स्क्रीनिंग करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग।
और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेड रोलिंग करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्या करेंगे, फिलर मटेरियल को जो भी होगा यूज कर लेंगे। आपका सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। जो करेक्ट स्टेप है वाटर बॉन्ड मैकेडम का, एक आपका करेक्ट मैनर में पढ़ लो तो क्वेश्चन फ्रेम था, प्रिपरेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द रिसीविंग द वाटर बॉन्ड मैकेडम कोर्स। पहले प्रिपरेशन ऑफ द फाउंडेशन कर लेंगे, एंड प्रोविजन टू लेटरल कन्फाइनमेंट, उसके बाद लेटरल कन्फाइनमेंट के लिए कुछ करेंगे हम। नेक्स्ट वन क्या है, स्प्रेइंग द कोर सेग्रीगेट, उसके बाद क्या करेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ द कोर सेग्रीगेट करेंगे। और जो आपका ऑप्शन दिया था गुप्ता गुप्ता ऑप्शन में, यहाँ से दिया था, उसके कोर सेग्रीगेट डालने पहले लिख दिया था सीधा सीधा ड्राई रोलिंग, तो ड्राई रोलिंग किसका, कोर सेग्रीगेट डालेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, ड्राई रोलिंग करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पानी डाल के उसको रोलिंग करेंगे, वेट रोलिंग करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द फिलर, उसके बाद सेटिंग एंड ड्राइंग करने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन, द प्रिपरेशन ऑफ मैकेडम कंस्ट्रक्शन, द बिटुमिन इज द spread after the aggregate and are the spreaded and compacted। सही क्वेश्चन टाइप किया क्या। In the preparation of the macadam construction, the bitumen is spray after the aggregate are the spread and compacted। क्या कर रहा है, क्या कर पूछ रहा है, इन द पेनिट्रेशन मैकेडम कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिटुमिन क्या करते हैं, स्प्रे आफ्टर एग्रीगेट, पहले एग्रीगेट को आप डाल दिए हैं और उसके बाद उसके ऊपर से क्या कर रहे हैं, बिटुमिन का छिड़काव कर रहे हैं, तो भी ना पेनिट्रेट करके बिटुमिन अंदर की ओर जा रहा है, तो उसे क्या नाम दे दिया, पेनिट्रेशन मैकेडम, एक नया नाम दे दिया। तो पहले क्या करेंगे, स्प्रे आफ्टर एग्रीगेट आर स्प्रेड, मतलब एग्रीगेट पहले डाल दिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बिटुमिन डाल रहे हो, वो पेनिट्रेट करके जा रहा है, उसके बाद उसको कम्पैक्ट कर दे रहे हो। आपका ये राइट हो जाएगा, पेनिट्रेशन मैकेडम का एक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट वन, 131, when bituminous surface is done on already existing black top road or over existing cement concrete road, the type of the treatment to be given। तो आप कौन सा टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट दोगे, अगर पहले से आपका रोड बना हुआ था, या तो फ्लैगेबल पेमेंट का रोड बना हुआ होगा, या तो कंक्रीट पेमेंट का रोड बना हुआ होगा, हाँ, तो आप पहले क्या करोगे, उस पे क्या करोगे, आप एक टैग कोड दोगे, बिटुमिन का एक कोड दोगे, एग्जिस्टिंग जो पहले रोड था उस पर एक छिड़क दोगे, उसके बाद ही आप फ्लैगेबल पेमेंट का नेक्स्ट उस पर अप्लाई करोगे, उसके नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए, नया रोड बनाने के लिए पहले एक टैग कोट का लेयर दोगे बिटुमिन का, उसके ऊपर एग्जिस्टिंग सरफेस के बाद, जो आपका ब्लैक टॉप सरफेस या एग्जिस्टिंग कंक्रीट रोड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर नया रोड बनाना है, तो पहले एक टैग कोट मारोगे बिटुमिन का, उसके ऊपर छिड़कोगे बिटुमिन, उसके बाद आप नया रोड बना दोगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील कोट किस लिए प्रोवाइड करते हैं, सील कोट यूजुअली रिकमेंडेड एज द टॉप कोट ओवर द सर्टेन बिटुमिन पेमेंट विच हॉट इनपरवियस कर देता है आपका बिटुमिन कोट। हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री मिक्स मेथड आर यूज फॉर बेस कोर्स, बेस कोर्स के लिए आप कौन सा प्री मिक्स मेथड अडॉप्ट करते हैं, बिटुमिन बॉन्ड मैकेडम, सिंपल बात है, बिटुमिन मैकेडम बेस कोर्स इज द कंसीडर टू बी मच सुपीरियर देन अदर टाइप्स ऑफ द बेस कोर्स। आप बिटुमिन बॉन्ड मैकेडम यूज कर लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्री मिक्स मेथड यूज फॉर बेस कोर्स, बेस कोर्स सबसे नीचे होता है, सबग्रेड के बाद क्या होता है, सबसे नीचे सबग्रेड होता है, उसके बाद क्या होता है, बेस कोर्स होता है, सॉरी उसके नीचे सब बेस होता है, उसके ऊपर बेस कोर्स होता है, उसके ऊपर सरफेस कोर्स होता है।
तो बेस कोर्स में क्या कर लोगे आप? बिटुमिन बॉन्ड मैकेडम यूज कर लोगे। बिटुमिन बॉन्ड मैकेडम आर यूज फॉर बेस कोर्स। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बिटुमिन प्राइमर हैज अ हायर विस्कस कटवाई, ये आपका सही स्टेटमेंट। 133 नंबर क्वेश्चन। आपका जो बिटुमेन प्राइमर है हायर विस्कोसिटी कटवाएगा, ये आप इसको याद रख लेना। बिटुमेन प्राइमर है जो हायर विस्कोसिटी कटवाएगा। बिटुमेन प्राइमर इज ए हायर विस्कोसिटी कटवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल सरफेसिंग मटेरियल फॉर ए ब्रिज डेक स्लैब। ब्रिज डेक टाइप के लिए, ब्रिज डेक स्लैब के लिए सुटेबल सरफेसिंग मटेरियल कौन सा है? बिटुमिनस कारपेट है आपका, दिस इज द राइट ऑप्शन। बिटुमिनस कारपेट जो है ब्रिज डेक स्लैब के लिए सरफेसिंग मटेरियल के लिए आपका है, वो करेक्ट मटेरियल है। मेट्रिक असफाल्ट इज द सुटेबल मटेरियल, यहाँ पे क्या, सॉरी मैं गलत पढ़, ना नंबर है 134 नंबर, सॉरी। सुटेबल सरफेस मटेरियल फॉर ए ब्रिज डेक स्लैब। ब्रिज डेक स्लैब के लिए सरफेसिंग के लिए बेस्ट सुटेबल मटेरियल क्या है? मेट्रिक असफाल्ट। मेट्रिक असफाल्ट सुटेबल मटेरियल फॉर सरफेसिंग ऑफ ब्रिज डेक स्लैब। मेट्रिक असफाल्ट होता क्या है? ए मिक्सचर ऑफ बिटुमिन, फाइन एग्रीगेट, फीलर इन सुटेबल प्रपोर्शन। किसका किसका? बिटुमिन का एग्रीगेट और फाइन सुटेबल और फिलर। बिटुमिन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और क्या, फिलर का सुटेबल प्रपोर्शन में एक मिक्स होता है। विच यील्ड द वाइडलेस, ये वाइडलेस होता है एंड इनपरमेबल होता है। इनपरमेबल मास होता है। मेट्रिक असफाल्ट कैन बी एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। हैज प्रॉपर्टी टू सेल्फ हैंडलिंग ऑफ द क्रैक विदाउट ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। और क्या कर लेता है? प्रॉपर्टी टू सेल्फ हैंडलिंग ऑफ द क्रैक, क्रैक को खुद ही हैंडल कर लेता है। इसमें किस किस का मिक्सचर होता है? बिटुमिन का, फाइन एग्रीगेट का और फिलर मटेरियल का। और मेट्रिक असफाल्ट को ब्रिज डेक ऑफ द स्लैब में सरफेसिंग मटेरियल के लिए यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी highest quality construction in group of black top pavement? आप क्या करोगे? बिटुमिनस कंक्रीट यूज कर लोगे। कह रहा है कंसीडर द हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन ग्रुप ऑफ ब्लैक टॉप पेमेंट। जो ब्लैक टॉप फ्लैगेबल पेमेंट ही सीधा सीधी बोल दो ना, वो क्या होता है? बिटुमिनस और कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है उसी का ना यूज करते हो, सीधा सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the thickness of the bituminous carpet, the thickness of bituminous carpet varies from, जो बिटुमिन कारपेट होता है फ्लैगजेमिन पेवमेंट का, वो कितना होता है? थिकनेस ऑफ द बिटुमिन कारपेट जो होता है 20 से 25 mm, 20 से 25 mm होता है। बिटुमिनस कारपेट का जो थिकनेस होता है 20 से 25 mm होता है। जो आपका बिटुमिनस कारपेट का जो थिकनेस होता है 20 से 25 mm। Which one of the following represent carpet of sand bituminous mix without coarse aggregate? अब कह रहा है कि जो आपका कारपेट है सिर्फ सैंड और बिटुमिन से मिक्स से बना हुआ, विदाउट एनी कोर्स एग्रीगेट। जो सीट असफाल्ट है वो सैंड प्लस बिटुमिन का बना होता है। सैंड प्लस बिटुमिन का बना होता है। इसमें क्या होता है? एग्रीगेट नहीं होता है। सीट असफाल्ट डेंस सैंड बिटुमिन प्री मिक्स विदाउट कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट नहीं होता है सीट असफाल्ट में।
सीट एसफाल्ट आप याद रख लेना। कहीं कहीं आप देखो रोड पे, जिसमें जहाँ पे रोड बना हुआ होता है उसमें कहीं कहीं देखते हो कहीं बड़ा बड़ा गिट्टी एग्रीगेट बड़ा बड़ा स्टोन आपका मतलब कि उस बिटुमिन का सीट एसफाल्ट कारपेट होता है उसमें गड़ा हुआ होता है, कुछ ऐसा है फिक्स किया होता है उसमें। तो जो आप जो होता है वो सीट असफाल्ट में ही फिक्स किया होता है, वो सैंड और बिटुमिन का ही मिक्स होता है बेसिकली। उसमें क्या करते हैं मैनुअली हाथ से यहाँ पे इरिगेट लॉक कर देता है वो। चलिए हो गया। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन द सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग शैल बी प्रोसीड फ्रॉम। तो सुपर एलिवेटेड है कुछ ऐसा आपका है तो रोलिंग आप कहाँ से प्रोसीड करोगे, आप डाउनवर्ड स्ट्रीम से करोगे सीधा सीधे और इधर की ओर जाओगे। लोअर एज टुवर्ड्स द अपर एज, लोअर से कहाँ जा रहे हैं अपर में, सी द राइट ऑप्शन। और सेम केस था कि साइड से रोल रोल करते करते आप किधर जा रहे थे, मिडिल में जा रहे थे, क्योंकि जो कैमर प्रोवाइड होता है कुछ ऐसे प्रोवाइड होता है दोनों तरफ ढाल होता है। तो साइड से क्या जाते थे, एज से क्या जाते थे सेंटर की ओर जा रहे थे, वही हो गया। सुपर एलिवेशन के केस में क्या जाएंगे लोअर एज से क्या जाएंगे अपर एज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन जॉइंट इन कंक्रीट पेमेंट प्रोवाइड एट ए इंटरवल ऑफ, एक्सपेंशन जॉइंट आपके इन कंक्रीट पेमेंट कितना इंटरवल पे प्रोवाइड करते हैं 18 से क्या 21 मीटर पे, 18 से 21 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट इन कंक्रीट पेमेंट। एक्सपेंशन जॉइंट का कितना पे प्रोवाइड करते हैं 18 से 21 मीटर 18 to 21 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट प्रोवाइडेड एट इंटरवल 18 to 21 मीटर। नेक्स्ट वन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना। 14 नंबर क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर स्पेस क्लोजर देन एक्सपेंशन जॉइंट, सही है क्योंकि आपका जो रोड बना होता है ये आपका आपका रोड है मान लीजिए और ये आपका रोड है। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है जो आपका क्या होता है 4.5 मीटर पे प्रोवाइड होता है। सर्टेन लोकेशन पे क्या करते हैं बिग कर देते हैं थोड़ा सा कि अगर टेम्परेचर की वजह से श्रिंकेज क्रैक हो तो यहीं से हो प्री डिटरमाइंड प्लेस पे हो, इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइन कर देते हैं। सर्टेन लोकेशन पे क्या करते हैं उस मतलब कि गड्ढा टाइप का छोटा छोटा माइनर डिप्रेशन कर देते हैं ताकि क्रैक हो तो वहीं से। और उसके बाद क्या तो पूछ रहा है ये टोटल हो गया एक्सपेंशन ज्वाइंट, तो उसके बीच आपका बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट स्पेस क्लोज है ना एक्सपेंशन ज्वाइंट, सही स्टेटमेंट है। एक लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट प्रोवाइड टू सीमेंट रोड पेमेंट पेवेंट द लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक, लगभग सही है। डबल बार आर प्रोवाइड इन लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, गलत। डबल बार कहाँ प्रोवाइड होता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट में प्रोवाइड होता है। बार्पिंग जॉइंट प्रोवाइड टू रिलीव द स्टेट इंट्रोड्यूस ड्यू टू बार्पिंग, ये सही है। ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है तो डबल बार कहाँ प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट में, लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट। नेक्स्ट, in hilly road which one of which in hilly road one which passes through a train which cross slope। हिली रोड का जो है क्रॉस स्लोप क्या होता है आपका ये क्या हो गया प्लेन और रोलिंग ट्रेन के लिए हो गया। ये क्या हो गया प्लेन और रोलिंग ट्रेन के लिए हो गया। प्लेन के लिए क्या हो गया प्लेन ट्रेन के लिए 0 से 10%, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रोलिंग के लिए क्या हो गया ये हो गया आपका 10 to 25%। मॉन्टेनियस के लिए क्या हो गया 25 to 60%, 60 से क्या हो गया ज़्यादा हो गया तो स्टीप हो गया। तो आपको क्या पूछ रहा था ट्रेन फॉर हिली के लिए क्या हो जाएगा 25 to 60% हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फिगर शोन इन, आपका फिगर शोन किया हुआ है द लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन इज ए बी
ए हिली रोड, रेसिस्टिंग लेंथ आर L1, रेसिस्टिंग लेंथ आर L1 दिया हुआ, आर गिवन बाई, मतलब सॉरी, रेसिस्टिंग लेंथ L1 आर गिवन बाई, आपका जो L1 होगा, ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग यहाँ पर प्रिंटिंग में है, ये L0 प्लस L1 है, छोटा वाला L1। तो रेसिस्टेंस से रेसिस्टिंग लेंथ आपका LR जो हो जाएगा, और ये आपका H है, हो गया। तो जो रेसिस्टिंग लेंथ है LR, वो हो जाएगा L1 प्लस H बाई F। F is the coefficient of lateral friction resistance, coefficient of friction resistance। आपका जो ऑप्शन मैच करे मान लो, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेसिस्टिंग लेंथ क्या हो जाएगा, L प्लस H, L1 प्लस H बाई F, F is the coefficient of friction है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Healy road से if several alternate alignment are surveyed which fulfill the geometric standard, then preferred alignment in one which has the resisting length है। कह रहा है क्वेश्चन में, इन हिली रोड सेवरल अल्टरनेट अलाइनमेंट आर सर्वे, मतलब कि बहुत सारा सर्वे किया गया, अल्टरनेट सर्वे, विच फुलफिल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड, वो ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है। देन प्रीफर्ड द अलाइनमेंट इज द वन विच हैज रेसिस्टिंग लेंथ एज। कह रहा है प्रीफर्ड द अलाइनमेंट, कौन सा अलाइनमेंट प्रीफर्ड करेंगे, विच है रेसिस्टिंग लेंथ क्या होना चाहिए आपका, जो मिनिमम हो, जो रेसिस्टिंग लेंथ मिनिमम देगा उसी को ना प्रीफर्ड करेंगे, क्योंकि मिनिमम अगर लेंथ होगा तो आपका कॉस्ट जो ऑपरेशन होगा वो मिनिमम होगा, ट्रेवल डिस्टेंस भी मिनिमम होगा। इन हिली रोड सेवरल अल्टरनेट अलाइनमेंट करते हैं सर्वे, फुलफिल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड, प्रीफर्ड अलाइनमेंट वन विच रेसिस्टिंग लेंथ शुड भी मिनिमम होना चाहिए, रेसिस्टिंग लेंथ शुड भी मिनिमम होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, कैम्बर फॉर हिली रोड इन केस ऑफ बिटवीन सरफेसिंग इज एडॉप्टेड। आपका जो हिली रोड है में आपका जो कैम्बर एडॉप्ट कर रहे हैं बिटवीन सरफेस के लिए, वो कितना होना चाहिए, लगभग 2.5% अटैक करता है हिली रोड में। बिटवीन सरफेस के लिए आप देख लो, जो आप कंक्रीट पेवमेंट के आपका जो क्राइटेरिया है कैम्बर का, कैम्बर प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया आपका क्या क्या है, लाइट रेन ऑन द लाइट रेन बेसिस और हैवी रेनफॉल बेसिस। तो आपका सीमेंट कंक्रीट है, पेवमेंट है, या हाई टाइप ऑफ द बिटुमिन, तो लाइट के लिए 1.7 और हैवी रेनफॉल के लिए क्या हो जाएगा 2%, और थिन बिटुमिन सरफेसिंग के लिए क्या हो जाएगा 2%। अब बेसिकली हिल एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होता है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, बिटुमिन सरफेसिंग के लिए 2.5% प्रोवाइड कर दे रहे हो। आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, कैम्बर फॉर हिली रोड इन केस ऑफ बिटुमिन सरफेसिंग एडॉप्टेड फॉर, आपका 2.5 हो जाएगा, यही अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन टू प्रोवाइड इन हॉरिजॉन्टल कर, रेडियस आर है, हिली रोड है, गिवन बाय। जो सुपर एलिवेशन ई का जो फार्मूला है दिया हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो होता है वी स्क्वायर बाई, यहाँ भी क्या था इन किलोमीटर पर आवर, तो आपका जो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 225 आर, वी स्क्वायर बाई 225 आर। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सुपर एलिवेशन में, हिली रोड इन हिली रोड हॉरिजॉन्टल कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम डिजाइन स्पीड फॉर हेयरपिन बैंड रोड, बैंड हिली रोड टेकन है, जो हेयरपिन बैंड रोड होता है उसके लिए मिनिमम जो डिजाइन स्पीड लेते हैं वो क्या लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, क्या लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। जो मिनिमम डिजाइन स्पीड हेयरपिन रोड क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, शार्प होता है, तो उसके लिए शार्प कर्व होता है, उसमें क्या करते हैं हेयरपिन रोड करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं जो डिजाइन मिनिमम डिजाइन स्पीड है जो 20 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन which provide parallel to roadway to intercept the divert water from hill slope is known है। उससे क्या कहोगे? आप कैच ड्रेन करोगे, आपका कोई रोड है उसके पैरेलल आप एक ड्रेन प्रोवाइड कर दो, कुछ यहाँ पर कुछ स्लोप होगा, सीधा सीधा ऐसे पारो फोटो, ये आपका ऐसे रोड है कुछ, उसके बगल में क्या करते हैं, एक ड्रेन प्रोवाइड करते हैं, जो इधर से वाटर बह के इधर आ रहा है उसमें कलेक्ट होते जाएगा, अलग टनल होता है, अलॉन्ग द रोड के अलॉन्ग होता है। ये आपका रोड है, मान लो इस पर ट्रैफिक मूव कर रहा है, तो आपका अलॉन्ग द ट्रैफिक रूट होता है, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैच ड्रेन। वो क्या कर लेता है, जो वाटर ऑफ हुआ है रोड पर से उसको क्या करता है, कैच करके वो फ्लो करवा देते हैं, जहाँ पर ले जाना होता है वहाँ जाकर डिस्पोज अप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the valve which necessary on the hillside of road where earth has to be retained from the sleeping is known है। आप उसको क्या बोलते हो, कोई बाल प्रोवाइड करते हैं जहाँ हिल साइड ऑफ द रोड वेयर अर्थ टू बी रिस्टेन टू फ्रॉम द स्लीपिंग। अगर मान लीजिए कोई हिली एरिया में आपका रोड है, तो क्या, अगर यहाँ पे अगर नहीं बाल प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, घसक क्या नीचे आ जाएगा। तो एक यहाँ पे क्या करते हैं, बाल प्रोवाइड कर देते हैं, उसको क्या बोलता है, बैरियस्ट बाल का बोलता है। तो यहाँ से बैरियस्ट बाल प्रोवाइड करते हुए क्या होगा, रोड का स्लिपेज नहीं होगा, ये अर्थ का इम्बैंकमेंट है, रोक के रखेगा बैरियस्ट बाल, जो अर्थ का इम्बैंकमेंट है उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा। रिस्ट्रेन फ्रॉम द स्लीपिंग, बैरियस्ट बाल क्या करता है, जो अर्थ है उसको रिस्ट्रेन करता है स्लीपिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रोड द साइड रेन आर प्रोवाइड, साइड रेन प्रोवाइड किस लिए करते हैं, ओनली ऑन द साइड ऑफ हिल साइड ऑफ रोड, हिल साइड ऑफ द रोड में प्रोवाइड करते हैं। भाई वाई प्रोवाइडिंग हिल साइड, देखिए आपका कुछ ऐसा मान लिया हिली रोड है, तो यहाँ पर कोई पहाड़ था पहले, कुछ नहीं, पहले ऐसे कुछ पहाड़ था बहुत बड़ा, तो इसमें हम रोड बना रहे हैं, तो रोड बना रहे हैं तो इस स्लोप पे तो रोड थोड़ी ना बना देंगे, इसको कट करेंगे और ऐसे करके कुछ रोड बनाएंगे, तो कट करके हम रोड बनाएंगे, इधर का तो पहाड़ रह ही जाएगा, तो यहाँ पर मेरा रोड हो गया। कुछ ऐसे कैमर प्रोवाइड कर दिए, इधर का पानी इधर निकल जाए, इधर का पानी इधर, तो पानी इधर का है जो इधर तो आसानी से गिर जाएगा नीचे की ओर पहाड़ों से, बट इधर का पानी इधर तो थोड़ी ना जा सकता है, इधर तो पहाड़ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैच बेसिन प्रोवाइड करेंगे, साइड ड्रेन प्रोवाइड करेंगे, साइड में ड्रेन प्रोवाइड करेंगे। तो कह रहा है कि अगर आपका रोड साइड ड्रेन आर प्रोवाइडेड, क्या होगा, हिल साइड ऑफ द रोड में, ओनली हिल साइड ऑफ द रोड में प्रोवाइड करेंगे। हिल साइड, जिधर हिल होगा उधर, इधर का पानी तो निकल ही जा रहा है, हिल साइड ऑफ द रोड में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में समथिंग मिसिंग था, इसीलिए मैं थोड़ा सा फंस रहा था। इन हिल रोड, यहाँ पे इन हिल रोड होगा, इन हिल रोड साइड ड्रेन क्या होगा, ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड प्रोवाइड करेंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इमल्सन यूज टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द डेजर्ट सैंड, हाँ इमल्सन आप क्या करते हो, डेजर्ट सॉइल को सैंड को स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सन का यूज करते हैं। लाइम स्टेबलाइजेशन वेरी इफेक्टिव इन स्टेबलाइजेशन ब्लैक कॉटन सॉइल, सही बात है। अगर आपका सॉइल ब्लैक कॉटन है तो आप जो सॉइल मैकेनिक्स जब पढ़ोगे तो एक चैप्टर आता है सॉइल स्टेबलाइजेशन, तो वहाँ पे जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम उसमें लाइम मिलाते हैं। लाइम आर स्टेबलाइजेशन आर क्यूट इफेक्टिव इन द वार्म रीजन, सही है, गर्म जगह पे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है धीरे धीरे हाइड्रेशन होता है, तो ज़्यादा हीट उट नहीं निकलता है।
सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन क्यूट क्वाइट ड्यूरेबल फॉर सरफेस कोर्सिंग। अब सरफेस कोर्सिंग में मट्टी में थोड़ी ना सॉइल सीमेंट मिला के बनाओगे, क्या दिन चले, कितना टाइम चलेगा। एक गलत स्टेटमेंट है। सीमेंट एग्रीगेट को स्टेबलाइज करोगे ना सरफेस को बेस के लिए, सरफेस कोर्स के लिए सीमेंट साइड एग्रीगेट का काम सरफेस बनाओगे ना। सॉइल और सीमेंट का तो सरफेस बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है। यही पूछ रहा था कि इनकरेक्ट कौन सा है। थैंक यू।